नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुप। निकाय चुनाव के युद्ध में इस वक्त प्रचार रेस में आगे निकलने की होड़ लगी है। भाजपा ने सपा पर बढ़त बढ़ाने के लिए अपने प्रचार अभियान की स्पीड बढ़ा दी है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिन भर में 3 सभाएं कर रहे हैं, तो आज ये 4 हो गई। यानी सपा पर हमला बोलने में रफ्तार अब भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति है। कुछ यही अंदाज बागियों को बनाने के डैमेज कंट्रोल में भी नजर आया, जिसके लिए भाजपा के कई दिग्गज अलग अलग जिलों की खाक छानते दिखे। उधर अखिलेश यादव प्रचार के मैदान में अब तक दूर है, इस पर विरोधी तंज कस रहे हैं। भाजपा तो हमले से हमला बोल रही है। आज एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने एयर कंडीशन वाला पन्ना पलट दिया। तेजी से बढ़ रही गर्मी के बीच उनके पुराने बयान से पारा चढ़ गया है। चौतरफा हमले के बीच शाम को समाजवादी पार्टी की सफाई सामने आई। पार्टी नेताओं ने बीपी गंगा से कहा कि अखिलेश यादव न सिर्फ निकाय चुनाव में जमकर प्रचार करेंगे, बल्कि वो भाजपा को हराने के लिए कर्नाटक तक के रणभूमि में पहुंचने वाले हैं। यानी सपा का संदेश देखो और इंतजार करो का है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए किसी बड़े सिग्नल से कम नहीं। आज मैं सियासत के जुबानी घमासान के हर शब्द का मतलब समझाऊंगा और करूंगा इसका पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। दो 2023 के चुनाव में भाजपा बार बार 2017 से पहले के शासन का जिक्र कर रही है। ऐसा करके वो सीधे सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। सीएम योगी जिस तरह प्रचार के मैदान में सपा पर धुआंधार हमला बोल रहे हैं, उससे साफ है कि भाजपा ने सपा को दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। इशारा यह भी है कि पार्टी इस रिवर्स गियर वाले दांव को लगातार आजमाती रहेगी, जिससे सपा को मैदान में पीछे धकेला जा सके। लेकिन सपा भी पलटवार में पीछे नहीं है। वो पूछ रही है कि अगर शहर इतने ही स्मार्ट हो गए हैं, तो फिर जगह जगह बिखरी गंदगी, नालियां और कूड़ों के अंबार क्यों है? निकाय युद्ध के प्रचार का आंधी तूफान। हमारे शहर कूड़े के ढेर होते थे, आज कूड़े के ढेर नहीं, आज स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मथुरा वृंदावन को भी हमने स्टेट सेक्टर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया है। 2017 का जिक्र सपा पर तीर। याद करिए, 17 के पहले गरीब के घर में और व्यापारी के घर में जबरदस्ती पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर लेते थे। आज कब्जा करने वाले चले गए। निकाय की लड़ाई रेहड़ी पटरी पर आई। स्ट्रीट वेंडर से रंगदारी वसूली होती थी। मोहल्ले का कोई गुंडा पटरी व्यवसायियों से वसूली करता था। आज पैसा वसूली नहीं होता है। आज लगभग 40,000 स्ट्रीट वेंडर से आगरा में उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। निवेश का हवाला, विरोधियों पर ताला। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं और भारी संख्या में निवेश हमारे ब्रज क्षेत्र में भी होने जा रहा है। 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी यही मिलेगी आपके ब्रज क्षेत्र। भाजपा के चुभने वाले हमले पर सपा का पलटवार। अखिलेश यादव जी भी लखनऊ सहित सभी बड़े शहरों में जनसभाएं करेंगे। लखनऊ में उनकी सभा करने का कार्यक्रम तय हो रहा है। अखिलेश के खिलाफ भाजपा की सीधी ललकार। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी, उनके पास कहने को कुछ नहीं, जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है। नहीं, आ जाएंगे। अभी तो गठबंधन बनाने में अभी बिजी हैं वो, और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट का कोई विषय नहीं है। राजभर ने फिर पलटा एयर कंडीशन का पन्ना। तो ये बेचारे एसी से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं धूप न लग जाए, धूप से बच रहे हैं और चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। अखिलेश को भाजपा का सेनापति चैलेंज। योगी वर्सेस अखिलेश, प्रचार पराक्रम।
बात तो चुभेगी। सीएम योगी ने आज मथुरा से लेकर आगरा और फिरोजाबाद में चुनाव प्रचार किया। हर सभा में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के पन्ने पलटे। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान किए गए तोहफे को गिनाया। सीएम ने जो दावे किए उससे साफ है कि अब निकाय चुनाव की लड़ाई रेहड़ी पटड़ी तक पहुंच गई है। शाम में सीएम योगी लखनऊ में थे। यहां उन्होंने कहा कि आज यूपी की सरकार प्रदेश के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से जोड़कर नौकरी देने का काम कर रही है। 2017 के पहले कोसी कला में दंगा होता था। आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट पेप्सिको का आपके कोसी कला में लग चुका है। इसी मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी। गुंडागिरी का अड्डा था और आज आप देखते होंगे जवाहर बाग में आप जाइए, बेहतरीन आपको वहां पे गार्डन मिलेगा। पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चुनाव शहर की सत्ता का है, लेकिन राजनीति के मंच पर चर्चा 2017 से पहले यूपी की सत्ता में काबिज सपा सरकार के कार्यकाल की है। मेरे प्रधानमंत्री आवास शहरी में 44,700 से अधिक लोगों को एक आवास मिला है। याद करिए, एक समय था 2017 के पहले जब गरीबों की जमीनों पर और उनके मकानों पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था, और आज गरीब को मकान दिया जा रहा है। 100% जीत के लक्ष्य के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी अंदाज में भाजपा के प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। अखिलेश यादव के शासनकाल पर चुभने वाले वार कर रहे हैं। समृद्धि सबके लिए, लेकिन शोषण किसी का नहीं, अराजकता किसी की लिए नहीं। 17 के पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। टैबलेट, उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मंच कोई भी हो और शहर कोई भी, सीएम योगी आदित्यनाथ का अंदाज आक्रामक है। हर एक मंच से 2017 से पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले सीएम योगी पर तमंचे वाला तंज किया था, तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सपा सरकार के दौरान मथुरा में हुए कोसी कला के दंगे से लेकर जवाहर बाग गोलीकांड की याद दिला दी है। एक तरफ कानून व्यवस्था की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नगर निगम में ट्रिपल इंजन सरकार के काम के जिक्र में भी पीछे नहीं। पहले सोनों का आतंक होता था, आज सेफ सिटी बन रही है। पहले हमारे शहर कूड़े के ढेर होते थे, आज कूड़े के ढेर नहीं, आज स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मथुरा वृंदावन को भी हमने स्टेट सेक्टर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया है। ब्रजभूमि में तूफानी प्रचार के दौरान सीएम योगी ने हिंदुत्व कार्ड भी चला। उन्होंने जनता के बीच कहा कि अगर सबकी सहमति होगी तो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण भी काशी कॉरिडोर की तर्ज पर होगा। अब नव निर्माण की दिशा में कार्य होना है, नव निर्माण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है बेहतरीन के साथ। हम लोग बताते हैं जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तरफ पर आगे बढ़ता है। दरअसल भाजपा का लक्ष्य निकाय चुनाव में सिर्फ महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत चेयरमैन के पद पर जीत दर्ज करने का नहीं है, बल्कि हर एक वार्ड में विजय पताका लहराने का है। सीएम योगी के इस तूफानी हमले का जवाब देने में सपा भी पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है और अभी भी ये प्रधानमंत्री जी के नाम का सहारा ले रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया है। यहाँ पर बुरी हालत है नगरों की, महानगरों की,
कस्बों की, और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है, लोग तबाह हैं भाजपा से। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो वो समाजवादी पार्टी वालों को पकड़ पकड़ के टिकट दे रहा है कि हमारे पास कोई टिकट लेने वाला नहीं, तुम ही आ जाओ। तो इससे उनका भला होने वाला नहीं है। जनता बीजेपी से बेहद नाराज है और ये नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। साफ है कि नगर निकाय का प्रचार युद्ध अब धीरे धीरे रंग में आ रहा है और आने वाले दिन आर पार वाले होंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी लड़ाई में सिर्फ विरोधियों पर जुबानी हमला बोलना ही जरूरी नहीं है। साम दाम और दंड भेद की रणनीति के कई रंग हैं। भाजपा ने आज सपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस में सेंधमारी कर डाली। इन दलों के कई नेताओं को भाजपा में शामिल करवाया गया। कहीं सीएम योगी की मौजूदगी में दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं उप मुख्यमंत्री विरोधी दलों के नेताओं की अगवानी करते नजर आए। ये विरोधी खेमे पर भाजपा की नेता तोड़ स्ट्राइक की वो तस्वीर है जिसने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। पहले शाहजहांपुर में सपा की घोषित प्रत्याशी अर्चना वर्मा को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। अब मथुरा में भाजपा ने सपा के सहयोगी रालोद को बड़ा झटका दिया है। 2014 में लोकसभा चुनाव और 2017 में मथुरा वृंदावन सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके रालोद नेता योगेश द्विवेदी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ने वाले एसके शर्मा ने भी बसपा को झटका दे दिया है। दोनों नेताओं को सीएम योगी ने पार्टी पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। उधर लखनऊ में भाजपा की सेंधमारी अटैक ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ में कांग्रेस के महानगर दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दिलप्रीत सिंह के साथ ताराचंद रावत, पलक रावत और कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके अलावा जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, आज सिख समाज ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हम हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। दिलप्रीत सिंह के पार्टी छोड़ने से लखनऊ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिलप्रीत सिंह के पास शहर दक्षिणी की जिम्मेदारी थी। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र के 50 वार्ड आते हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दिलप्रीत ने कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक जी की मुझे एक चीज़ माननीय जी की अच्छी लगी कि वो लगातार अपने लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को पूछते हैं कि उनको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं। तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर आज हमें लगा कि नहीं, अगर ज्वाइनिंग भी की जाए तो माननीय ब्रजेश पाठक जी के माध्यम से की जाए। दिलप्रीत जी, क्या वजह है कांग्रेस छोड़ने की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम जैसे कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा। हम लोग 15 साल से उसी पार्टी के कैडर रहे, लेकिन आज दौर ऐसा चल रहा है कि जो हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो बूथ अध्यक्ष है, जो वार्ड अध्यक्ष है, जो हम जैसे नेता हम लोग अपने आप को अगर कहें, तो अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो हमारे बूथ अध्यक्ष की बात कैसे सुनी जाएगी। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और नेता इधर से उधर हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी चुनाव प्रचार के मैदान में धुआंधार सभाएं कर रहे हैं। आज एक दिन में उन्होंने 4 शहरों में सभाएं की। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक ये साफ नहीं है कि अखिलेश किस तारीख से प्रचार मैदान में उतरेंगे। पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए 2 मई की शाम को प्रचार का तूफान थम जाएगा। ऐसे में बमुश्किल 5 दिन का वक्त है। इस सवाल पर सपा की तरफ से अब बड़ी सफाई सामने आई है। निकाय युद्ध के प्रचार पर भी सियासत शुरू है। अब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रचार मैदान में नहीं उतरने पर तंज कसा जा रहा है, तो सपा एक के बाद एक सफाई देने में जुटी है। कल समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी, उनके पास कहने को कुछ नहीं, जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है। वो जानते हैं कि हमको चुनाव जीतना नहीं है, तो काहे को मेहनत करें। समाजवादी पार्टी मान चुकी है, हम लोगों की छोटी पार्टी है, हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और ये बेचारे एसी से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं धूप न लग जाए। समाजवादी पार्टी के नेता मतदाताओं के संपर्क में हैं। हमारे तमाम विधायक,
या जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। प्रभारी बना दिए हैं अखिलेश यादव जी ने, और जहां जरूरी समझ रहे हैं प्रचार करने जाएंगे, प्रचार करने क्या उनका कार्यक्रम बन रहा है। जब निकाय चुनाव के महायुद्ध में भाजपा की तरफ से प्रचार का तूफान तेज है, तो अखिलेश अब तक धुआंधार प्रचार क्यों नहीं कर रहे? लगातार गर्म होते इन सवालों पर समाजवादी पार्टी ने दो टूक बात कही है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार संपर्क में हैं कार्यकर्ताओं के, विधायकों के, पदाधिकारियों के, उनकी मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग बुला करके। तो ये तय है कि लखनऊ में श्रीमती वंदना मिश्रा मेयर जीतने जा रही हैं। ये जीत इसलिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश भाजपा की रही है, वो फिर इसी कोशिश में है, लेकिन मतदाता भी अब उनकी इस कोशिश को नाकाम करेंगे। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दिन में ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें गठबंधन बनाने से ही अब भी फुर्सत नहीं। आ जाएंगे, अभी तो गठबंधन बनाने में अभी बिजी हैं वो, और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट का कोई विषय नहीं है। हमारे पास हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है डेवलपमेंट का और आम आदमी से जुड़े विकास के लिए जो काम हम लोगों ने किए हैं मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में, उन सब विषयों को लेकर, पूरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम अब जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जोर देकर कहा है कि अखिलेश यादव जल्द प्रचार के मैदान में उतरने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की, वो लोकतंत्र विरोधी सरकार है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए काम कर रही है। सपा नेताओं के मुताबिक अखिलेश यादव निकाय चुनाव में पहले चरण के प्रचार अभियान को पूरा करने के बाद कर्नाटक का भी रुख करेंगे, जहां वे भाजपा के विरोध में प्रचार करेंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, तो सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दोनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हुई, जो करीब 20 मिनट तक चली, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इसकी तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने इसके साथ लिखा, आदरणीय लालू जी से एक कुशल क्षेम मुलाकात। अखिलेश यादव का संदेश साफ था कि हालचाल पूछने से ज्यादा कुछ और बात नहीं हुई, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पारिवारिक रिश्ते में समधी और सियासी रिश्तेदारी में समाजवादी राजनीति के दिग्गज लालू यादव से अखिलेश यादव का यूं मिलना सुर्खियों में ना आए, भला ये कैसे हो सकता है? अखिलेश ने इस 20 मिनट की मुलाकात के बाद ट्वीट कर इसे कुशल क्षेम मुलाकात बताया। इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर दोनों नेताओं ने मीडिया के कैमरे पर कुछ नहीं कहा। ये चर्चा गर्म थी कि अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव से 2024 की चुनावी राजनीति पर सलाह लेने पहुंचे हैं और इस सलाह का वास्ता कई सियासी मुद्दों पर हो सकता है। दोनों नेताओं ने भले मीडिया से इस बारे में कुछ नहीं कहा हो, लेकिन अटकलों की माने तो ये मुमकिन है कि अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ नए मोर्चे की रणनीति पर चर्चा की हो। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की राजनीतिक मुहिम पर बात की हो सकता है कि अखिलेश ने कांग्रेस के साथ जाने न जाने को लेकर राजनीतिक उलझनों पर बात की हो। लेकिन जब तक दोनों नेता इस पर कुछ साफ न करें, तब तक मीटिंग के मजमून पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। की अगर बात करें तो लगातार विपक्षी एकता की बात चल रही है और अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश जाकर के लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और कांग्रेस पार्टी भी लगातार आह्वान कर रही है कि तमाम सारे विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। ऐसे में अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, राजनीतिक भी बातचीत हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के भी अखिलेश यादव ने हालचाल जाना और इसके बाद वो अपने आवास पर वापस आ गए, जहां पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पिछले दिनों सिंगापुर में सर्जरी हुई थी। इसके बाद जब लालू दिल्ली लौटे, तब भी अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। 15 मार्च को अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों दिल्ली में लालू यादव की बेटी और राजद सांसद मीसा भारती के घर पहुंचे थे और लालू यादव का हाल चाल जाना था।
अब 1 महीने 12 दिन बाद अखिलेश यादव का दिल्ली में लालू यादव से दोबारा मिलना इसलिए भी खास है क्योंकि इस बीच खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ सपा अध्यक्ष से लखनऊ में मिल चुके हैं और दोनों नेताओं में भाजपा के खिलाफ नई मोर्चाबंदी को लेकर लंबी बात हो चुकी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। अब सवाल ये है कि कहीं नीतीश कुमार को लेकर तो अखिलेश के मन में कोई संशय नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं। कहीं अखिलेश इस पर तो लालू की राय लेने नहीं पहुंचे थे। ऐसी कई अटकलें इस वक्त सरगर्म हैं। देखिए, ये लालू जी देश के बड़े नेता हैं और उनका स्वास्थ्य खराब है। उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए माननीय अखिलेश जी गए हैं और पहली बार नहीं गए हैं, कई बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए हैं और देश में बहुत बड़ी सेवा लालू जी की है। अखिलेश यादव जी दूसरे लोगों के साथ समझौता करेंगे, चुनावी समझौता, तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। और मुझे याद है 1977 में मैं तो एमएलए था तब, कांग्रेस पार्टी 85 की 85 लोकसभा सीट हार चुकी थी यहाँ, और उस वक्त जनता पार्टी थी। जनता पार्टी सभी 85 लोकसभा सीट पर उन्होंने विजय हासिल की थी, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग तब उन्होंने किया था। आज भाजपा कर रही है, 80 के 80 लोकसभा सीट भाजपा हार सकती है। उधर 2024 के चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त भी नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव को तय करना होगा कि उनकी सियासी राह क्या होगी। तो क्या ये मंथन इसी सवाल से जुड़ा था? इसके जवाब पर अब तक खामोशी दिख रही है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात रामपुर की, जहां की चुनावी फिजा में इस बार अब तक आजम खान की आवाज नहीं गूंजी, जबकि रामपुर की चुनावी रणभूमि के वो सबसे बड़े दिग्गज हैं। उनके भाषण हमेशा चुनावी माहौल को गरमाने का सबब बने रहे हैं। आज सुबह से ही चर्चा थी कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम यहां निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मिलक और बिलासपुर में जाना था, लेकिन सेहत खराब होने की वजह से आजम प्रचार के लिए नहीं निकले। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला प्रचार के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। आजम खान कुछ दिन पहले से ही दिल्ली से अपना इलाज कराने के बाद रामपुर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया गया था कि आज आजम खान चुनाव प्रचार के लिए बिलासपुर जाएंगे, लेकिन डॉक्टरों ने अभी भी आजम खान को घर पर ही आराम करने की सलाह दी है। इसलिए आजम खान ने आज के प्रचार का कार्यक्रम रद्द कर दिया, यानी निकाय से लेकर स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए रामपुर को फिलहाल आजम का इंतजार बना रहेगा। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा उम्मीदवार अनुराधा चौहान की भाईगिरी चर्चा में है। वो प्रचार के मैदान में बार बार दोहरा रही है कि सीएम योगी उनके लिए भाई की तरह है। सपा ने इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर एक हिंदू उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया है। अब अनुराधा अपने भाई कार्ड से विरोधियों को हैरान कर रही है। तो उम्मीद है मुख्यमंत्री ठाकुर ने तो आशीर्वाद मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बहन, और मैं उनके समाज से हूँ। स्वार के चुनावी संग्राम में सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान के इस बयान ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पहले सपा ने स्वार की मुस्लिम बहुल सीट के उपचुनाव में हिंदू कार्ड चला और अब सपा की उम्मीदवार भाजपा के नाम भाईगिरी वाला संदेश दे रही है। स्वार उपचुनाव में सपा की रणनीति शुरुआत से ही चौंकाने वाली रही है, लेकिन अब सपा की प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने भाजपा को हैरान कर दिया। पार्टी ने हिंदू कार्ड चला तो चौहान ने अपनी तरफ से जाति कार्ड चल दिया और इसके लिए किसी और का नहीं, सीधे सीएम योगी के नाम का सहारा लिया है। मैं उनके समाज से हूँ, मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। मैंने सेवा की है, पहले प्रधान थी, फिर जिला पंचायत, मैंने अधिवक्ता पद पे भी हूँ, सेवा करती हूँ मैं लोगों की।
तो मेरे क्षेत्र की जनता मेरा साथ जरूर देगी। स्वार उपचुनाव में भाजपा सीधे मुकाबले में नहीं, यहाँ उसकी सहयोगी अपना दल एस का उम्मीदवार मैदान में है। यही वजह है कि सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान की जाति कार्ड वाली रणनीति को बड़ा दांव माना जा रहा है। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने स्वार सीट पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए पसमानदा कार्ड चला है। अपना दल एस ने स्वार सीट से पसमानदा समाज से आने वाले शफीक अहमद अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, जिनका दावा है कि उन्हें चुनाव में हर वर्ग का वोट मिलेगा। हर तरह का समर्थन प्राप्त हो रहा है। मुस्लिमों का बहुत अच्छी तरह का रुझान है। कल भी 26 प्रधान हमारे साथ पार्टी ने ज्वाइन किया है। आज भी 43 बीडीसी मेंबर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। पब्लिक का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। हर वर्ग हमारे साथ है और जो डबल इंजन की सरकार है उसका भरपूर हमें फ़ायदा मिल रहा है। जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए मुझे जनता पर पूरा विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे हम। एक तथ्य ये भी है कि स्वार विधानसभा सीट पर मुस्लिम समाज की भूमिका निर्णायक है। स्वार विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 60% से भी ज्यादा है, तो हिंदू वोटर करीब 40% है। यही वो आंकड़े हैं जिन्हें साध कर सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान और अपना दल एस के कैंडिडेट शफीक अहमद अंसारी जीत का सपना संजो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के मैदान में बसपा की प्रमुख मायावती भले ही प्रचार नहीं करेंगी, लेकिन उनकी नजर हर हलचल पर है। पार्टी की तैयारियों में कमी दिखी तो उन्होंने कानपुर में बसपा के मुख्य जोन इंचार्ज को ही पद से हटा दिया। मामला सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारने का है, इसे बसपा अध्यक्ष खफा हो गए। वैसे तो ऐसे नगर निगमों की संख्या ज्यादा है जहां बसपा हर एक वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, लेकिन कानपुर में 100% वार्डों में प्रत्याशी उतारने से चूकने पर बसपा अध्यक्ष मायावती का पारा चढ़ गया है। मायावती ने कानपुर के मुख्य जोन इंचार्ज मुनकाद अली को हटा दिया है। उनकी जगह अब शमसुद्दीन राइन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानपुर नगर निगम में कुल 110 वार्ड हैं। बसपा ने यहां 70 वार्ड में प्रत्याशी उतारे हैं। 40 वार्ड में बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं, जबकि पिछले निकाय चुनाव में बसपा ने 88 वार्ड में प्रत्याशी उतारे थे। माना जा रहा है कि बसपा अध्यक्ष मायावती की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा, कानपुर मंडल के कई पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी बसपा 100% वार्ड में प्रत्याशी उतारने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। इस निकाय चुनाव के सहारे बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में अपनी जमीन तैयार करना चाहती है। उसी निकाय चुनाव में बसपा को कई जगह ढूंढने पर भी प्रत्याशी तक नहीं मिल पाए। यही वजह है कि मायावती इसको लेकर काफी नाराज हैं और उन्होंने कई जगह पर पदाधिकारियों को भी बदल दिया है। बात कानपुर की करें तो 110 में से सिर्फ 70 वार्ड में ही प्रत्याशी मिल पाए, जिसके बाद कानपुर के मुख्य जोनल इंचार्ज मुनकाद अली को हटा दिया गया है। इसके अलावा मेरठ और मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारियों में भी बदलाव किए गए हैं। बसपा ने सहारनपुर नगर निगम में 70 में से सिर्फ 28 में प्रत्याशी उतारे हैं। मेरठ नगर निगम में 18 वार्ड में बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे। आगरा नगर निगम में बसपा 8 वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतार पाई। वाराणसी में 100 वार्ड में से सिर्फ 45 में बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। गाजियाबाद में 27 वार्ड में बसपा प्रत्याशी नहीं उतार सकी। अयोध्या में 20 वार्ड बसपा ने खाली छोड़ दिए। शाहजहांपुर में बसपा 60 में से सिर्फ 22 वार्ड में ही प्रत्याशी उतार सकी। इसे देखते हुए बसपा ने संगठन के स्तर पर कई बदलाव किए हैं। कानपुर में मुख्य जोन इंचार्ज की जिम्मेदारी शमसुद्दीन राइन को दी गई है। नौशाद अली को मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनाया गया है। सतपाल पेपला को मेरठ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मायावती ने कानपुर मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज मुनकाद अली को हटाकर ये भी साफ कर दिया है कि वो भले ही प्रचार के मैदान में नहीं हैं, लेकिन निकाय चुनाव पर उनकी नजर बनी हुई है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच अखिलेश यादव पर तीखे तेवर दिखा रहे ओम प्रकाश राजभर का बसपा और मायावती के बचाव को लेकर एक बयान चर्चा में है। बहुजन समाज पार्टी के विषय में जग जाहिर है, उनका वोटर अपना तटस्थ। प्रत्याशी यहाँ से चला गया तो उनका वोटर उनको वोट देगा। वो प्रत्याशी अपना जितना मेहनत करके वोट ले। हम कई चुनावों से देखते हैं, निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में मायावती जी नहीं निकलती है,
विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में चुनाव के समय चुनावी रैली करती हैं, तो उन पे तो कोई बात नहीं कही जा सकती। उधर मायावती ने ट्वीट कर शहरों के आम वोटरों से बड़ी अपील की है। बसपा अध्यक्ष ने लिखा, यूपी में मेयर व सभासद, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष आदि के लिए हो रहे चुनाव में इन संस्थानों में जबरदस्त भ्रष्टाचार, सड़क, सफाई, नाली समेत विकास का घोर अभाव, हाउस टैक्स में मनमानी वृद्धि व उन पर भारी ब्याज आदि जंजालों से मुक्ति के लिए बीएसपी जैसा सर्वजन हिताय परिवर्तन जरूरी। साफ है कि मायावती भले ही प्रचार के मैदान में न उतरी हों, लेकिन निकाय चुनाव के वोटरों तक अपना संदेश पहुंचाने में पीछे नहीं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ियों का धरना जारी है। आज धरने का 5वां दिन था। खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। खिलाड़ियों की इस मांग का समर्थन विपक्षी दलों ने किया। आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भी जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों के आरोपों को बेहद गंभीर बताया। जयंत ने कहा कि सरकार को 3 महीने पहले ही खिलाड़ियों की बात मान लेनी चाहिए थी। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह की कविता वायरल हो रही है, जिसे ताजा मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। देश की सियासत दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कुश्ती खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन की ओर मुड़ गई है। पिछले 5 दिन में विपक्ष के कई नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। इस कड़ी में सबसे नई तस्वीर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के जंतर मंतर पहुंचने की है। जयंत चौधरी के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान जयंत चौधरी ने सरकार से खिलाड़ियों की बात सुनने की अपील की। साथ ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर डाली। बहुत संवेदनशील विषय है। एक तो खेल प्रबंधन को लेकर बड़े सवाल उठाए गए हैं। मैं नहीं जानता सारे नेता लोग या नेता के बेटे, नेता के परिवार के लोग ही क्यों, चाहे कैरम बोर्ड हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे कुश्ती हो, सारे संघ में वही लोग बने हुए हैं। एक तो वो मानसिकता है जो खेल के मैदान में कभी गया ना हो और खिलाड़ियों के भविष्य को आज तय कर रहा हो, तो ये बड़ी चीज़ होती है। इसके खिलाफ एक जन भावना है। अब स्पोर्ट्स कोड भी आ गया है। इस बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। वायरल हो रही ब्रजभूषण शरण सिंह की इस कविता को खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर विपक्ष मुखर हो चला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि सबकी नजर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है। माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के मामले में केस दर्ज होगा या नहीं, ये तस्वीर शुक्रवार को भी साफ हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बढ़ते आगे एक बार फिर बात निकाय चुनाव की कर ली जाए। निकाय चुनाव में जीत के लिए भाजपा एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन रास्ते में बागियों की चुनौती है। आज पूरे दिन पार्टी के दिग्गज नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे रहे। वाराणसी से लेकर गाजियाबाद तक ऐसी ही तस्वीर दिखी। इस दौरान विरोधियों ने भाजपा पर जमकर चुटकी ली तो सत्ताधारी पार्टी कहती दिखी ऑल इज वेल। वाराणसी के प्रहलाद घाट पर बगावत का डमरू बज रहा है। टिकट न मिलने से भाजपा से नाराज निर्दलीय उम्मीदवार सौरभ कक्कड़ का चुनाव निशान डमरू है, जिसे बजाकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अब भाजपा को परेशान करने लगी हैं, इसलिए दिग्गज नेताओं ने खुद डैमेज कंट्रोल की कमान संभाल ली है। खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वाराणसी पहुंचे। पूरे दिन नाराज कार्यकर्ताओं की मान मनोबल का दौर चलता रहा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि पार्टी से नाराज सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है, सभी को मतदान से पहले मना लिया जाएगा। हम लोग बराबर लगातार अपने इस प्रकार के जो परिस्थिति उत्पन्न हुई हैं जिन निकायों में, उनके संपर्क में हैं और सब हमारे परिवार की तरह भाजपा चलती है। हम लोग पूरा विश्वास है कि उन्हें हम चुनाव से पहले मना लेंगे। रूढ़ा बनने का काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम नहीं हटेंगे। नहीं, निश्चित रूप से हटेंगे। सब पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं, सबकी निष्ठा पार्टी में है, सबकी निष्ठा मोदी जी के प्रति है, योगी जी के प्रति है। तो सब लोग है, हम लोगों से कुछ स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हो सकता है कोई गलती हुई हो, लेकिन हम सब मिल बैठकर उस समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। बागियों के मुद्दे पर अब विपक्षी दल भाजपा पर तंज कस रहे हैं। को बागी कहना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होगा। उनका हक अधिकार था। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता, भाजपा के दिन रात मेहनत करने वाले, दरी बिछाने वाले, झंडा लगाने वाले, लोगों के सुख दुख में खड़े रहने वाले, लोगों का काम कराने वाले बेचारे कार्यकर्ता, और उनको पार्टी ने महत्व नहीं दिया। अब उनको बागी कहा जाए? बागी उनको नहीं कहा जा सकता, उनको समर्पित कार्यकर्ता कहा जाएगा। उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को नौकर समझती है। जो कार्यकर्ता वर्षों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को जब टिकट देने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी गलत फैसला करती है, इसलिए बगावत वहाँ चल रहा है। भाजपा के सामने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की चुनौती सिर्फ वाराणसी में ही नहीं है, गाजियाबाद में भी स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। 2 दिन पहले ही गाजियाबाद में भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। हालांकि गाजियाबाद में भाजपा 25 बागी उम्मीदवारों का पर्चा वापस करवाने में कामयाब रही है, लेकिन बगावत की आग अभी भी सुलग रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो आवेदन करने वाले थे उनकी सूची बड़ी लंबी थी, तो जिन्होंने बागी के रूप में प्रत्याशी बने हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है और बड़ी संख्या में सबने पर्चे वापस भी लिए हैं अपने जो नामांकन किया था, और पूरी पार्टी मजबूती से लगी हुई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वार्डों में भी जीतेंगे और मेयर का भी कैंडिडेट पिछली वोटों से अधिक जीतेगा। भाजपा में अयोध्या से मिर्जापुर तक टिकट को लेकर नाराजगी दिख रही है। मिर्जापुर नगर पालिका में टिकट न मिलने से भाजपा नेता मनोज श्रीवास्तव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। यहां भाजपा ने श्याम सुंदर केशरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि अयोध्या में भाजपा नेता शरद पाठक की पत्नी अनीता पाठक की निर्दलीय उम्मीदवारी ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है। अयोध्या में भाजपा ने गिरीशपति त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। उधर मेरठ नगर निगम के 6 वार्ड में भाजपा प्रत्याशी के सामने बागी मैदान में है। वार्ड नंबर 43 में भाजपा के शिवम गुप्ता के सामने विपिन जिंदल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावा ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 44 में भाजपा के उत्तम सैनी के सामने विकास मित्तल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। वार्ड नंबर 60 में रेखा ठाकुर के सामने ज्योति वर्मा ने पर्चा भरा है। साफ है कि भाजपा की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके ताजा बयान को नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इस बार वरुण गांधी ने के तंज पर तीखा पलटवार सामने आया है। भाजपा के विधायक संजय गंगवार को पार्टी के सांसद की कई बातें चुभ गई और उन्होंने भी वरुण गांधी को चुभने वाली बातें कह डाली। क्या कोई कह सकता है हमने मिल वालों से पैसे लिए? क्या कोई कह सकता है हमने खनन किया या हमने ठेकेदारी की? क्या कोई कह सकता है हमने पीलीभीत में कॉलोनी काटी? मेरे पिताजी ने मारुति को देश के नाम दिया। आज कोई नेता करेगा ये ऐसा काम? लूट रहे दोनों हाथों से। यूं तो वरुण गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में पीलीभीत में सभा को संबोधित किया, उससे भाजपा को बगावत की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी ने मौजूदा राजनीति को लेकर जमकर कटाक्ष किया। वरुण ने कहा, राजनीति अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए की जाती है,
लेकिन यहाँ तो नेता मलाई काटने के लिए बैठे हैं। क्या कोई कह सकता है हमने खनन किया या हमने ठेकेदारी की? क्या कोई कह सकता है हमने पीलीभीत में कॉलोनी काटी? क्या कोई कह सकता है कि मेरा बाप मझौला में एक मजदूर था, बाकी जाके मैं आगे कॉलोनी काटने लगा? ये तो मैं कोई नहीं कह सकता ना। वरुण गांधी के इस बयान को राज्य मंत्री संजय गंगवार पर सीधा हमला माना जा रहा है, क्योंकि उनके बयान पर राज्य मंत्री ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। संजय गंगवार ने वरुण गांधी का नाम लिए बिना चुभने वाला हमला बोला है। जो लोग हमको लोगों को पीलीभीत के लोगों को चप्पल वाले समझते हैं कि ये हमारी चप्पल उठाते हैं, तो नेता बोलते हैं ना, वो नेता जब यहाँ आए थे तो मम्मी के सामने अपनी रो रहे थे, मम्मी मम्मी, और कहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा, पीलीभीत की जनता भोली भाली है, लोग पुल लेके आ गए यहाँ की यहाँ मैं इन लोगों को ठग लूंगा। पीलीभीत की जनता जग चुकी, मैं उनके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुझती पीलीभीत के लोगों को, पीलीभीत के लोगों ने बगावत अब कर ली है। मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही पीलीभीत में भाजपा सांसद और विधायक में ठन गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बात तो सुबह की में आज इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।